नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पर हम क्या देख रहे थे पता है, यहाँ पर हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया। उसके अंदर मैंने राष्ट्रपति संबंधित जो सारे अनुच्छेद हैं, यानी कि राष्ट्रपति टॉपिक के अंतर्गत हम जो भी अनुच्छेद पढ़ते हैं, उन सारे अनुच्छेदों का मैंने डिस्कस उस वीडियो में कर दिया था। ठीक है। और उस वीडियो में मैंने पूरा क्लियर कर दिया कि हम राष्ट्रपति टॉपिक में कौन कौन से मुख्य रूप से अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं, या फिर हमको राष्ट्रपति पढ़ते समय कौन कौन से अनुच्छेदों का हमको ज्ञान रखना जरूरी है कंपटीशन के एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो आज हम राष्ट्रपति को शुरू कर रहे हैं अनुच्छेद 52 से। हम पूरा यहाँ पर राष्ट्रपति को पूरा पढ़ेंगे। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने यहाँ पर शुरुआत में जब वीडियो बनाना शुरू किया था, उस समय पर मैं यहाँ पर राष्ट्रपति टॉपिक पूरा करा चुका था। लेकिन मैं यहाँ पर नए सिरे से नए तरीके से फिर से राष्ट्रपति टॉपिक यहाँ पर शुरू करने वाला हूँ। शुरू कर चुका हूँ, करने वाला क्या हूँ, लेकिन बस इसके अंदर आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो शुरू करने से पहले, टॉपिक को शुरू करने से पहले, कि आप इस वीडियो को, इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें, जिससे कि वीडियो अधिक लोगों तक पहुंच सके और मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन प्राप्त हो सके। ठीक है। तो इसी के साथ में हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और देखते हैं राष्ट्रपति टॉपिक को। यहाँ पर मैं अच्छे से आपको पढ़ाने वाला हूँ और मेरे द्वारा जो भी चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है, जो भी बात बताई जा रही है, 99% वो सही होगी, वैलिड होगी, प्रमाणिक बुक से होगी। हो सकता है कहीं पर गलती हो जाए, मिस बोलने में कहीं पर मिस्टेक हो जाए, वो अलग बात है। नहीं तो मैं यहाँ पर जो चीज़ बताने वाला हूँ, जो चीज़ मैं आपके सामने क्लियर करने वाला हूँ, वो चीज़ आपके लिए बहुत उपयोगी होगी और प्रमाणिक होगी। ठीक है। तो शुरू करते हैं हम अनुच्छेद 52 से। अनुच्छेद 52 में हम देखते हैं, आर्टिकल 52 में सिर्फ 2 लाइनें लिखी हुई, एक लाइन लिखी हुई है आर्टिकल 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है। शब्दों के दृष्टिकोण से देखें तो अनुच्छेद 52 भारतीय संविधान का सबसे छोटे अनुच्छेदों में गिनती आता है। यानी कि सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में। इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त हम देखें अनुच्छेद 53। तो अनुच्छेद 53 में लिखा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग वो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करेगा। अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करेगा। यहाँ पर कार्यपालिका शक्तियाँ क्या है? हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से कार्यपालिका शक्तियाँ को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी हम सामान्यतः ये मान लेते हैं कार्यपालिका शक्तियों का अर्थ की नीति निर्धारण से लेकर किस प्रकार से देश में शासन व्यवस्था संचालित होगी, वहाँ से लेकर किस प्रकार से जो हमने नीति बनाई है उसको लागू किया जाएगा, वहाँ तक कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार माना जाता है। स्पष्ट रूप से कार्यपालिका शक्तियों को हमारे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं हम अधीनस्थ अधिकारी कौन होते हैं। तो अधीनस्थ अधिकारियों का मतलब यहाँ से है मंत्री परिषद से। यानी कि अनुच्छेद 74 हम देखते हैं, अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। तो ये वही मंत्री परिषद यहाँ पर बताई गई है अधीनस्थ अधिकारियों के रूप में। तो आपको ये ध्यान में रखना है, अधीनस्थ अधिकारी कौन होंगे? मंत्री ही होंगे। और कार्यपालिका शक्तियाँ क्या होगी इसको परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन हम ये समझ सकते हैं हमारी खुद की समझ के आधार पर कि नीति निर्धारण से लेकर नीतियों के क्रियान्वयन तक जो काम होता है वो सब कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत आएगा। ठीक है। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 53(1). तो अनुच्छेद 53(1) में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 53(1) में लिखा हुआ है कि
संघ की कार्यपालक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी 53(1) में लिखा हुआ है। ठीक है, 53(2) में लिखा हुआ है कि जो अपनी तीनों सेनाएं हैं, कौन कौन सी सेना, जल सेना, थल सेना और वायुसेना, ये जो तीनों सेनाएं हैं इनका सर्वोच्च सेनापति कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53(2) में ये बात लिखी हुई है। और ये भी लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति इनको आदेश दे सकेगा, यानी कि भारत किसी भी देश के साथ में युद्ध करता है तो सेना को युद्ध करने की आज्ञा, सेना को युद्ध करने का आदेश राष्ट्रपति के द्वारा हमारे यहाँ पर दिया जाता है। अनुच्छेद 53(2) इस बात का प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति होगा सेनाओं का, और इन सेनाओं को समादेश शब्द संविधान में लिखा हुआ है, समादेश देने का अधिकार होगा, शक्ति होगी राष्ट्रपति को, ऐसा अनुच्छेद 53(2) में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 53(3) की हम बात करें तो 53(3) में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को जो अनुच्छेद 53 में ये सब बातें जो लिखी हुई है, ये जो सारी शक्तियाँ लिखी हुई है, उन शक्तियों को संसद सीमित भी कर सकती है। सीमित मतलब कम भी कर सकती है संसद। और यह भी लिखा हुआ है कि संसद इन शक्तियों को अन्य किसी अधिकारी को ट्रांसफर भी कर सकती है। तो ध्यान में रखना यहाँ पर, क्या संसद राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों को सीमित कर सकती है, तो अपना जवाब होगा हाँ। कैसे, अनुच्छेद 53(3) इस बात का प्रावधान करता है। क्या संसद राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों को अन्य किसी व्यक्ति को, अन्य किसी प्राधिकारी को ट्रांसफर कर सकती है, तो अपना जवाब होगा हाँ। कैसे, अनुच्छेद 53(3) में ये बात लिखी हुई है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 58 की। अनुच्छेद 58 की बात करें तो अनुच्छेद 58 में लिखी हुई है राष्ट्रपति पद की अहर्ताएं। राष्ट्रपति पद की अहर्ताएं, अहर्ताओं का मतलब होता है योग्यताएं। ठीक है, योग्यताएं, तो ध्यान में रखना है अहर्ताएं शब्द संविधान में लिखा हुआ है और अहर्ताओं का अर्थ होता है योग्यताएं। तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए उसके अंदर कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है। मैं बिल्कुल अनुच्छेद से आपको बता रहा हूँ। 58(1) और 58(2) इन दोनों में राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में लिखा हुआ है, कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। 58(1) में 3 योग्यताएं, 58(2) में 2 योग्यताएं। 58(1) में कौन कौन सी योग्यताएं, पहला वो भारत का नागरिक हो, दूसरा न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अधिकतम आयु का कोई बाउंडेशन नहीं है, 60 साल का 100 साल का व्यक्ति भी हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन कम से कम उसकी 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। यदि उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली है तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो 100 वर्ष का ही क्यों ना हो। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरी योग्यता के अंदर वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये तीनों योग्यताएं अनुच्छेद 58(1) में लिखी हुई है। 58(1) में 58(2) में क्या लिखा हुआ है कि वो लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो कौन, जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है, जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होना चाहता है, वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यदि लाभ के पद पर है तो उसको वो लाभ का पद छोड़ना होगा। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने से पूर्व, राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने से पूर्व उसको वो पद छोड़ना होगा। ये ध्यान में यहाँ पर रखना है। और इसके अतिरिक्त मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि अनुच्छेद 58(2) में तो लाभ का पद शब्द आया ही है, लेकिन ये पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में लाभ का पद शब्द आया है, तो अनुच्छेद 18(4) में भी लिखा हुआ है कि लाभ का पद शब्द अनुच्छेद 18(4) में भी लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है इसके बारे में मैंने मूल अधिकार वाला जो वीडियो बनाया है, उन वीडियोज के अंदर मैंने इसके बारे में
क्लियर कर दिया है। यदि आप देखना चाहो तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि लाभ का पद होता क्या है। वैसे तो हमारे संविधान में लाभ के पद को कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। लाभ के पद को परिभाषित करने की जिम्मेदारी संसद को दी गई है। संसद ही समय समय पर यह तय करती है कि कौन सा पद लाभ के पद में होगा और कौन सा पद लाभ के पद में नहीं होगा। यह आपको ध्यान में रखना है। लाभ का पद का अर्थ है कि ऐसा कोई पद जो सरकारी हो और उस पद को ग्रहण करने से हमको सरकार की ओर से कोई सुविधा प्राप्त होती हो, वेतन प्राप्त होता हो और उस पद को ग्रहण करने से हमको कोई शक्ति प्राप्त होती हो ऑर्डर करने की, जिससे कि हम किसी अन्य व्यक्ति से कोई काम करवा सकते। ऐसी कोई शक्ति यदि हमको उस पद से प्राप्त होती है तो वो पद लाभ का पद माना जाएगा वर्तमान कंडीशन के अनुसार। अब हम बात करते हैं कि लाभ का पद कौन कौन सा नहीं है, यानी कि ऐसे कौन से पद है जो लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो यहाँ पर ध्यान में रखना, आपको लाभ के पद में नहीं आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री पद, और इसके अंतर अलावा एक और आता है राज प्रमुख का पद। ठीक है, ये पद जो मैंने लिखे हैं, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, राज्यपाल का, मंत्री पद का और राज प्रमुख, ये पद लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते हैं। यानी कि ये कोई व्यक्ति यदि इन पद के ऊपर है, इनमें से कोई पद ग्रहण कर रखा है, तो इस पद पर रहते हुए वो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। उसको त्याग पत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये सब चीज़ें यहाँ पर लागू नहीं होती है लाभ के पद के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ से उनको त्याग पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। कोई मंत्री है वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहे तो लड़ सकता है, उसको पहले से त्याग पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। राज्यपाल है, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, तो वो राष्ट्रपति चुनाव बिना त्याग पत्र दिए लड़ सकता है। ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। अब राष्ट्रपति पद की योग्यताएं होगी। अब राष्ट्रपति पद की योग्यता होने के बाद में हम देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल को, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं हम ये देखते हैं यहाँ पर। तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहाँ पर लिखा हुआ है? अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल यहाँ पर दे रखा है। ये हो गया यहाँ पर निर्वाचक मंडल। कौन कौन होते हैं तो ध्यान में रखना है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। संसद में जो भी सदस्य मनोनीत होते हैं या फिर राज्य विधानसभा में जो सदस्य मनोनीत होते हैं वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर जो निर्वाचित होकर आए हैं जनता के द्वारा या फिर अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा वाले, तो वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे। दूसरा, राज्य विधानसभा में जो सदस्य निर्वाचित होकर आए हैं वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखना है कि यूटी मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश है वो राज्य शब्द की परिभाषा में नहीं आते हैं। और राज्य शब्द की परिभाषा में नहीं आते हैं तो सीधा सा मतलब है केंद्र शासित प्रदेशों के जो मेंबर होते हैं, वहाँ पर शासन संचालित करने वाले जो भी लोग हैं वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। संसद चाहे तो इन यूटीज को, इन केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य शब्द में शामिल कर सकती है और यहाँ पर विधानसभा का गठन कर सकती है और फिर उस विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में शामिल किया जा सकता है, निर्वाचक मंडल में शामिल किया जा सकता है। लेकिन ये सब काम करने का अधिकार संसद को है,
अन्य किसी संस्था या व्यक्ति को नहीं। तो क्या किसी यूटी के सदस्य को, किसी यूटी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है? तो आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर मैं बता दूं कि संसद के द्वारा एक 17वां संविधान संशोधन 1992 किया गया। 17वां संविधान संशोधन 1992 किया गया और इसके द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी यूटीज के अंदर केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत विधानसभा का गठन किया गया और यहाँ पर जो सदस्य निर्वाचित होकर आए उन सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ध्यान में रखना है, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के सदस्यों को निर्वाचक मंडल में कौन से संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? तो वो होगा 17वां संविधान संशोधन 1992। अब बात ये आती है कि दिल्ली और पुडुचेरी के सदस्यों ने पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में भाग कब लिया? तो ध्यान में रखना यहाँ पर, ये जो 17वां संविधान संशोधन 1992 था, ये लागू हुआ था 1995 में और इसके बाद में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था 1997 में। तो यहाँ पर इन लोगों ने पहली बार चुनाव में भाग लिया 1997 में। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर निर्वाचक मंडल अपना पूरा हो जाता है। और एक दो जानकारी मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और राष्ट्रपति के चुनाव के समय यदि निर्वाचक मंडल अधूरा है, यानी कि किसी विधानसभा में कोई पद रिक्त है, किसी सदस्य का चुनाव नहीं हो रखा है, या फिर किसी राज्य विधानसभा का पूरी तरह से विघटन हो गया है राष्ट्रपति के चुनाव के समय, तो राष्ट्रपति का चुनाव पोस्टपोन्ड नहीं होगा, स्थगित नहीं होगा, राष्ट्रपति का चुनाव होकर ही रहेगा। अनुच्छेद 54 में जो राज्य विधानसभाओं के सदस्य लिखे हुए हैं उसका मीनिंग है कि राष्ट्रपति के चुनाव के समय राज्य विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो ध्यान में रखना, यहाँ पर निर्वाचक मंडल अधूरा है, इस आधार पर राष्ट्रपति चुनाव को पोस्टपोन्ड नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, दल बदल के कारण संसद के या फिर राज्य विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है और समाप्त करने के बाद में उनका मामला कोर्ट में चला जाता है, न्यायालय में चला जाता है, तो क्या वो सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं? तो यहाँ पर हमारा जवाब होगा नहीं, वो सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकते। ये दोनों बातें यहाँ पर निर्वाचक मंडल के संबंध में आपको ध्यान में रखनी है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 55 को, जहाँ पर राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है? आर्टिकल 55, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया दी गई है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? निर्वाचन की प्रक्रिया ध्यान में रखना है, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि यहाँ पर जनता भाग नहीं लेती है। जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं संसद के, विधानमंडल के, वो सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, विधान परिषद के सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं, ध्यान में रखना है। मैं वहाँ पर बता नहीं पाया 54 में, विधान परिषद के सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि सभी राज्यों में विधान परिषदें नहीं है। निर्वाचन की प्रक्रिया अप्रत्यक्ष रूप से होता है। दूसरा, एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। गुप्त मतदान प्रणाली से
ये सब हम जानते हैं, लेकिन हमको सिर्फ इसका मतलब समझना है। पहले इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा, पहले तो आपको वरीयता क्रम में वोट देना होगा। वरीयता क्रम का मतलब होता है आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चॉइस के रूप में आपको वहाँ पर वोट करना होगा। प्रत्येक उम्मीदवार को वहाँ पर वोट देना होता है। जितने भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, निर्वाचक को उन सभी को मत देना होता है अपने वरीयता के अनुसार। कोई व्यक्ति किसी को भी फर्स्ट, सेकंड चॉइस चुन सकता है, थर्ड चुन सकता है, फोर्थ चुन सकता है, उसकी मर्जी है, लेकिन उसको सभी को वोट देना होता है। आम चुनाव में जनता जहां भाग लेती है वहां पर वो सिर्फ एक ही उम्मीदवार को वोट दे पाती है, लेकिन यहाँ पर जो निर्वाचक होता है वो सभी उम्मीदवारों को वोट करता है। वरीयता क्रम में, वरीयता क्रम में भी ध्यान में रखना है, प्रथम वरीयता तो निर्वाचक को देनी ही होती है। पैम्पलेट के अंदर जो पैम्पलेट उनको मिलता है उसमें प्रथम वरीयता तो उसको देनी ही होती है। उसके बाद में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी है वो दे या नहीं दे। लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखना है, वरीयता आप किस प्रकार से लिख सकते हो, या तो 1, 2, 3 करके ऐसे लिख सकते हो, या फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस प्रकार से लिख सकते हो। यदि कोई निर्वाचक इस प्रकार से लिख देता है प्रथम, द्वितीय, तो उसका वो वोट खारिज माना जाएगा। या फिर वो ABCD करके ये जो चुनाव लड़ने वाले हैं और इनको वरीयता क्रम देना चाहता है और यहाँ पर 1 नंबर ऐसे करके लिख देता है कि ये 1 नंबर दोनों तरफ आ रहा है, इसकी तरफ भी आ रहा है और इसकी तरफ भी आ रहा है, तो भी वो चुनाव उसका वो वोट है खारिज हो जाएगा। यहाँ पर ये ध्यान में रखना होगा आपको। इसके बाद में आनुपातिक। आनुपातिक का मीनिंग क्या होगा? आनुपातिक का अर्थ होगा उम्मीदवार को वो चुनाव जीतने के लिए एक निश्चित कोटा यहाँ पर प्राप्त करना ही होगा। निश्चित कोटा आपको यहाँ पर प्राप्त करना ही होगा। ऐसा नहीं है कि 1 वोट ज़्यादा हो गया मैं जीत गया, ऐसा नहीं। यहाँ पर होता है कि 50, 100, 200 वोट तो आपको लाने ही होंगे, तभी आप चुनाव जीत पाओगे, अन्यथा नहीं। अब यहाँ पर निश्चित कोटा किस प्रकार से तय किया जाता है? निश्चित कोटे का मतलब, तो यहाँ पर इसको फिर से मेरे को मिटाना पड़ेगा, इधर अपन लिख लेते हैं। यहाँ पर निश्चित कोटा किस प्रकार से तय होगा? निश्चित कोटा, तो निश्चित कोटा हम निकालेंगे यहाँ पर। निश्चित कोटा कैसे निकालेंगे? कुल वेद मत बटे 2 और +1 ऐसे करके हम यहाँ पर निश्चित कोटा निकाल लेंगे। जितने भी वेद मत होंगे, जैसे कि 1000 है तो यहाँ पर वेद मत 500 आके ये हो गया 500 + 1 = 501, ये वेद मत है। तो 501 वोट तो उम्मीदवार को प्राप्त करना ही होगा, तभी वो चुनाव जीत सकेगा, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पर एकल संक्रमणीय और आनुपातिक का मीनिंग होगा। एकल संक्रमणीय का एक अर्थ और होगा, यहाँ पर वोट आपके हस्तांतरित हो जाएंगे। यहाँ पर वोट हस्तांतरित हो जाते हैं चुनाव गिनती के समय। यदि 501 कोई प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो जिसके सबसे कम वोट आए हैं उस आदमी को, उस उम्मीदवार को बाहर करके उसके वोट अन्य उम्मीदवारों को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा और क्या रखना है? निर्वाचन प्रक्रिया के अंतर्गत राष्ट्रपति चुनाव में नोटा का प्रयोग नहीं होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति चुनाव में कोई व्हिप जारी नहीं किया जाता है। व्हिप का मतलब होता है पार्टी का आदेश, जो मेंबर को मानना अनिवार्य होता है। तो राष्ट्रपति चुनाव में कोई व्हिप जारी नहीं किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में व्हिप जारी कर सकती है पार्टियां, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव में व्हिप जारी नहीं होता है। यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है। और क्या है यहाँ पर 55 में देखें तो, हाँ 55 में जो विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं उन सभी का मत मूल्य समान रखा जाता है। मत मूल्य समान रखा जाता है, यानी कि प्रयास ये रहता है कि सभी राज्य जो है उनको समान रूप से यहाँ पर भाग मिले, किसी के साथ में कोई पक्षपात नहीं हो। तो इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए
एक विधायक का मत मूल्य यहाँ पर निकाल लिया जाता है। तो एक विधायक का मत मूल्य निकालने का यहाँ पर सूत्र हम लगाते हैं कि कौन सा है। एक विधायक का मत मूल्य, तो यहाँ पर हम लिखते हैं राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या, और नीचे हम लिखते हैं राज्य विधानसभा में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की कुल संख्या, और यहाँ पर हम भाग 1000 भी कर सकते हैं या फिर हम गुणा करके 1/1000 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है जनसंख्या यहाँ पर हम लेते हैं 1971 की, और ये बनी रहेगी 2026 तक। 2011 वाली यहाँ पर हम नहीं लेंगे, प्रावधान किया गया है। शुरुआत में 1971 तक थी, लेकिन बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 करके 42वां संविधान संशोधन 1976 करके इस 1971 के समय को यहाँ से बढ़ा करके कर दिया गया 2000 तक। फिर बाद में 86वां संविधान संशोधन किया गया 2000 में, 86वां संविधान संशोधन 2000, और इसके द्वारा इस 2000 के वर्ष को बढ़ा करके कर दिया गया 2026। ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जनसंख्या का आधार हम लेंगे 1971 का, 2011 का नहीं, और ये बनी रहेगी 2026 तक। 2026 के बाद में जब भी जनगणना होगी और फिर जो राष्ट्रपति चुनाव होंगे तो वहाँ पर वो जनसंख्या हम ले सकेंगे, लेकिन ये समय बताएगा। संसद इसी को रखना चाहेगी या फिर नई जो जनसंख्या होगी, जो जनगणना होगी, उसके आंकड़े रखेगी, ये सब तय संसद करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है। इस प्रकार से करने के बाद में यहाँ पर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य होता है 129, और इसी के साथ में ध्यान में रखना है एक राज्य और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के एक विधायक का मत मूल्य भी 129 ही आता है, सबसे अधिक, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर निकालते हैं एक सांसद का मत मूल्य। विधायकों का मत मूल्य निकालने के बाद में हम निकालेंगे एमपी का मत मूल्य राष्ट्रपति के चुनाव में कितना होता है। तो राष्ट्रपति चुनाव में एमपी का मत मूल्य किस प्रकार से निकाला जाता है ये हम देखते हैं। यहाँ पर विधायकों का जो भी कुल मत मूल्य आया है, यानी कि एमएलए सभी राज्यों के विधायकों को मिला करके जो भी मत मूल्य आया है, इनका कुल मत मूल्य बटे यहाँ पर हम करेंगे संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। संसद के जो भी निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या यहाँ पर हम रखेंगे। इस प्रकार से हम यहाँ पर एक एमपी का मत मूल्य राष्ट्रपति चुनाव में आराम से यहाँ पर निकाल लेंगे। इस प्रकार से निकालने के बाद में राष्ट्रपति के चुनाव में एमपी का मत मूल्य जो आता है वो होता है 708, और ये मत मूल्य सभी सांसदों का समान होता है। राष्ट्रपति चुनाव में विधायकों का मत मूल्य प्रत्येक राज्य के विधायक का मत मूल्य अलग होता है। एक राज्य के सभी विधायकों का समान हो सकता है, जैसे राजस्थान के सभी विधायकों का समान है, लेकिन विभिन्न राज्यों के विधायकों का मत मूल्य अलग अलग होता है, हो सकता है। इसके दो कारण हमने देखे थे। यहाँ पर सभी सांसदों का मत मूल्य समान होता है, यहाँ पर सांसदों के मत मूल्य में कोई विभेद या अंतर नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम सांसदों का मत मूल्य यहाँ पर निकाल लेते हैं। इसके बाद में जो भी राष्ट्रपति का चुनाव है, हम आर्टिकल 55 यहाँ पर देख रहे थे। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक, या फिर हम इसको पहले लिखे एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। यहाँ पर हम इसका अर्थ देखने का प्रयास करते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि आपके मत किसी अन्य उम्मीदवार को हस्तांतरित किए जा सकते हैं, उनका हस्तांतरण किया जा सकता है। कब? क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है,
यदि कोई उम्मीदवार एक निश्चित कोटा प्राप्त नहीं करता है तो जो सबसे कम वोट होते हैं जिस उम्मीदवार के, उस उम्मीदवार के वोटों को किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और सबसे कम वोट वाले उम्मीदवार को उस चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक अर्थ यहाँ पर इसका ये होता है हस्तांतरण। इसके अलावा दूसरा अर्थ होता है कि आपको जो वोट देना है वो आपको वरीयता क्रम में देना है, यानी कि फर्स्ट पसंद, सेकंड पसंद ये आपको यहाँ पर रखना होता है। वरीयता क्रम में आपको राष्ट्रपति चुनाव में वोट करना होता है। वरीयता का मतलब होता है यहाँ पर जैसे आपको वोट करना है प्रथम, द्वितीय, लेकिन ये वाले शब्द यहाँ पर हम नहीं लिख सकते। या तो आप रोमन संख्या में लिख सकते हो या फिर गणितीय संख्या में लिख सकते हो। यदि आपने प्रथम और द्वितीय वहाँ पर बैलेट पेपर में लिख दिया है तो आपका वोट खारिज हो जाएगा। आपको इस प्रकार से लिखना है, या तो आप रोमन संख्या में लिखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी है, या फिर आप गणितीय अंकों में लिखो 1 2 3 जो भी आप दे रहे हो। इसमें आपको ये भी ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में वरीयता देते समय आपको फर्स्ट पसंद किसी न किसी उम्मीदवार को देनी ही होती है। फर्स्ट पसंद को छोड़कर यदि आप सेकंड पसंद देते हो, थर्ड पसंद देते हो, फोर्थ पसंद देते हो तो आपका वोट खारिज हो जाएगा। फर्स्ट पसंद आपको देनी होगी, इसके बाद में अन्य पसंद आप दो या नहीं दो चलेगा, लेकिन आपको फर्स्ट पसंद तो देनी ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वरीयता क्रम में देने होंगे। आनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान प्रणाली का यहाँ पर अर्थ होता है आपको राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होगा। निश्चित कोटा आपको प्राप्त करना होगा। निश्चित कोटा, इसका मीनिंग होता है आपको निश्चित कोटा प्राप्त करना होगा, और ये हम निकालते हैं कुल वेद मत। कुल वेद मत कितने, वो नीचे 2 और ये इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे कर देते हैं। जैसे कुल वेद मत है कितने, 1000, तो इस 1000 को हम 2 से काटेंगे 500 आएगा, तो 500 प्लस 1, 501 वोट आपको प्राप्त करने होंगे, तभी आप चुनाव जीत पाओगे, अन्यथा नहीं। ये वेद मत यहाँ पर होता है। ये 501 का आंकड़ा आपको प्राप्त करना ही होगा। यदि आप 501 का आंकड़ा नहीं प्राप्त कर पाते हो तो आप चुनाव नहीं जीत पाओगे राष्ट्रपति वाला। ठीक है यहाँ पर, और यहाँ पर साथ ही साथ बता दूं मैं आपको, ये निश्चित कोटा प्राप्त नहीं करने पर जो जमानत राशि आरबीआई में 15,000 रुपये वर्तमान में जमा करवाई जाती है, वो 15,000 रुपये की राशि यहाँ पर जब्त हो जाती है आरबीआई के अंदर। यदि आप वेद मतों का निश्चित कोटे का 1/6 मत प्राप्त नहीं कर पाते हो तो ऐसी कंडीशन में आपकी ये 15,000 रुपये की जो राशि थी वो आरबीआई में जब्त हो जाएगी, आपको वापस नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान आपको रखना है राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर। इसके साथ ही एक बात और हम यहाँ पर देखें कि राष्ट्रपति चुनाव में नोटा का प्रयोग नहीं होता है। नोटा, राष्ट्रपति चुनाव में व्हिप जारी नहीं होता है। नोटा क्या होता है, नन ऑफ दीज, यानी कि इन सभी उम्मीदवारों से मेरे को कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव में नोटा का प्रयोग इसलिए नहीं होता है क्योंकि नोटा का ऑप्शन उसी चुनाव में रखा जाता है जहां पर जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती हो। यहाँ पर जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है, इसलिए राष्ट्रपति चुनाव में नोटा का बटन या फिर नोटा का ऑप्शन नहीं रखा जाता है। व्हिप जारी नहीं होता है राष्ट्रपति चुनाव में। व्हिप क्या होता है, व्हिप एक पार्टी का आदेश होता है जो उसके सभी सदस्यों को मानना अनिवार्य होता है। यदि कोई सदस्य अपनी पार्टी के आदेश को नहीं मानता है तो उस पार्टी को ये अधिकार होता है कि वो उस सदस्य की सदस्यता समाप्त कर दे, उसके खिलाफ पार्टी के अनुसार जो भी कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई करे। तो राष्ट्रपति चुनाव में व्हिप जारी नहीं होता है। पार्टी के सदस्य स्वतंत्र रूप से किसी भी व्यक्ति को वोट दे सकते हैं, उसकी पार्टी उसके ऊपर ये दबाव नहीं बना सकती कि आपको इसी व्यक्ति को वोट करना है। जैसे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है तो वहाँ पर व्हिप जारी होता है, वहाँ पर पार्टी के आदेश के अनुसार ही निर्वाचक को, सदस्य को वोट करना होता है। पार्टी कहेगी कि आपको इस व्यक्ति को वोट करना है
तो वहाँ पर उसको उस व्यक्ति को ही वोट करना होता है। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं अब आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 में हम 3 चीज़ें देखेंगे। आर्टिकल 59 में क्या दिया गया है, यहाँ हमने करवा दिया है राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होगा यही समझना है। प्रक्रिया जो वोट वाली है वो यहाँ पर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर एग्जाम के दृष्टिकोण से कोई महत्वपूर्ण नहीं रखती है। सामान्यतः जो जानकारी है वही हमको ध्यान में रखना चाहिए, जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 56 को लेकर। अनुच्छेद 56 सॉरी आर्टिकल 59, इसमें राष्ट्रपति पद की शर्तें दे रखी है। राष्ट्रपति पद की शर्तें, और ये शर्तें लागू कब होती है, पद ग्रहण करने के बाद में। योग्यताएं जो होती है पद ग्रहण करने से पूर्व लागू होती है। यदि हम किसी पद को ग्रहण करने जा रहे हैं तो उस पद को ग्रहण करने से पूर्व उस पद से संबंधित जो योग्यताएं हैं वो हमारे अंदर होनी चाहिए। शर्तें लागू होती है पद ग्रहण करने के बाद में। आपने कोई पद ग्रहण कर लिया है, हमने कोई पद ग्रहण कर लिया है, उसके बाद में उस पद से संबंधित जो सारी शर्तें हैं, जो नियम है, वो हमारे ऊपर लागू होते हैं, हमारे लिए लागू होते हैं। सुबह 10 बजे ऑफिस जाना है तो जाना है, 4 बजे छुट्टी होगी तो होगी। ये तनख्वाह आपको मिलनी है, ये आवास आपको मिलना है, ये सुविधाएं आपको मिलनी है तो मिलेगी। ये शर्तें लागू होती है पद ग्रहण करने के बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं अनुच्छेद 59 क्या कहता है। अनुच्छेद 59(1), अनुच्छेद 59(1) कहता है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति का पद धारण कर रहा है वो किसी संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। और यदि संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, निर्वाचित हो जाता है, तो अनुच्छेद 59(1) ये कहता है कि राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व उसको वो पद यहाँ पर छोड़ना होगा। और यदि वो नहीं छोड़ता है तो जैसे ही वो राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है, स्वतः ही अपने आप ही वो पद उसका रिक्त मान लिया जाएगा। समझ में आई बात। अनुच्छेद 59(1) कहता है कि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य राष्ट्रपति बन जाता है तो उसको राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व अपना पूर्व वाला जो पद है वो छोड़ना होगा। और यदि वो नहीं छोड़ता है तो जैसे ही वो राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है, उसका पूर्व वाला पद अपने आप रिक्त हो जाएगा। ठीक है, तो 59(1) इस बात का प्रावधान करता है। 59(2), 59(2) क्या कहता है, राष्ट्रपति को जो भी परिलब्धियां मिलने वाली है, परिलब्धियां मतलब यहाँ पर वेतन है, परिलब्धियां मिलने वाली है, जो आवास सुविधा है उसको मिलने वाली है, जो आवास सुविधा है उसको मिलने वाली है, जो भी सुविधा है उसको प्राप्त होने वाली है, उन सब में कोई भी नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जाएगा पद ग्रहण करने के बाद में। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 59(3) में ये बात आती है। ठीक है, अनुच्छेद 59(3) में आती है कि उसके वेतन भत्तों में कोई नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर मेरे से मिस हुआ चीज़। 59(3) में ये सब बातें लिखी हुई है कि किसी ने राष्ट्रपति का पद धारण कर लिया है तो पद धारण करने के बाद में उसको मिलने वाले वेतन में, उसको मिलने वाली जो भी सुविधा है, उन सब सुविधाओं में किसी प्रकार का कोई नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अर्थात सकारात्मक परिवर्तन किया जा सकता है। तनख्वाह को बढ़ा करके 5.5 लाख से आप 6 लाख कर सकते हो, लेकिन 5 लाख नहीं कर सकते पद ग्रहण करने के बाद में। इसके अलावा अनुच्छेद 59(2) कहता है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति का पद धारण कर लिया है वो अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, मौलिक अधिकारों के अंदर भी लाभ का पद शब्द आया है, ध्यान में रखना है। संविधान के अंतर्गत यानी कि मौलिक अधिकारों में किस अनुच्छेद में लाभ का पद शब्द आया है, तो वो है अनुच्छेद 18(4).
तो अनुच्छेद 59(2) कह रहा है कि राष्ट्रपति पद धारण करने के बाद में वो व्यक्ति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अनुच्छेद 59(3) कह रहा है कि उसके वेतन भत्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई अनुच्छेद 59 की बातें जो हमने यहाँ पर देखी है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 71 को लेकर। अनुच्छेद 71, उम्मीद करता हूँ आपको सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। और राष्ट्रपति टॉपिक यहाँ पर मैं अच्छे से करवाने वाला हूँ। राष्ट्रपति पूरा होने के बाद में बहुत सारे कथन जो राष्ट्रपति से जुड़े हुए हैं, वो सारे कथन मैं यहाँ पर एक साथ करवाऊंगा। अभी यहाँ पर उनको नहीं देख सकते। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 शर्तें हमने देख ली है। अनुच्छेद 71 हम देखते हैं आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 क्या कहता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, इन दोनों के चुनाव को लेकर किसी भी प्रकार का कोई विवाद हो जाता है तो इनके विवाद को सुनने की अंतिम शक्ति सुप्रीम कोर्ट को होगी और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो अंतिम होगा। यानी कि आप उस निर्णय को कहीं पर भी कोई चुनौती नहीं दे सकते। ये प्रावधान करता है अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से के चुनाव से संबंधित जो कोई विवाद उत्पन्न हुआ है उन सभी विवादों की सुनवाई करने का अधिकार किसको होगा? सुप्रीम कोर्ट को होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती कौन दे सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो यहाँ पर बताया गया है अनुच्छेद 71 के अंदर कि कौन दे सकता है। एक तो वो व्यक्ति दे सकता है जिसने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है, उम्मीदवार, या फिर निर्वाचक मंडल के कम से कम 20 सदस्य होने चाहिए। ये राष्ट्रपति चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। कब तक दे सकते हैं? चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के भीतर। इससे पहले भी दे सकते हैं लेकिन इसके बाद में नहीं दे सकते। ठीक है, कौन दे सकता है चुनौती? उम्मीदवार दे सकता है जिसने चुनाव लड़ा है वो, या फिर निर्वाचक मंडल के कम से कम 20 सदस्य होने चाहिए, वो राष्ट्रपति चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं जो रिजल्ट आया है उसको। इसके बाद में क्या होगा? इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक पीठ का गठन करता है। संवैधानिक पीठ, संवैधानिक पीठ क्या होती है? संवैधानिक पीठ हम उसे कहते हैं यदि किसी विषय की सुनवाई 5 जज या 5 से अधिक जज मिलकर करते हैं एक साथ, तो उस बेंच को हम संवैधानिक पीठ कहते हैं। संवैधानिक पीठ उसी को कहेंगे जिस बेंच में 5 या 5 से अधिक जज शामिल है। यदि 5 से कम जज उस विषय की, उस विवाद की सुनवाई कर रहे हैं तो संवैधानिक पीठ नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पर जैसे चुनौती दी गई, सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक पीठ का गठन करेगा और संवैधानिक पीठ का गठन करता भी कौन है? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसी को यह अधिकार होता है कि वो संवैधानिक पीठ का गठन करे। इसके बाद में संवैधानिक पीठ क्या करेगी? चुनौती को स्वीकार भी कर सकती है। जो याचिका लगाई गई है उसको स्वीकार कर सकती है, जो याचिका लगाई गई है उसको रद्द भी कर सकती है, खारिज भी कर सकती है, और अन्य व्यक्ति को निर्वाचित घोषित कर सकती है। ये 3 काम यहाँ पर संवैधानिक पीठ कर सकती है राष्ट्रपति के चुनावी विवाद को लेकर, और इस फैसले को आप कहीं पर भी चुनौती नहीं दे सकते, आपको ये फैसला मानना ही होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 71 में हम ये चीज़ें देखें कि कौन क्या यहाँ पर चुनौती देगा, कब तक देगा, और राष्ट्रपति के चुनावी विवादों को सुनने का अधिकार किसके पास में होगा। इसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 जिसमें कि राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 60 यहाँ पर मैंने दोबारा लिख लिए थे। आर्टिकल 60 इसमें राष्ट्रपति पद की शपथ का उल्लेख है। ध्यान में रखना है, अनुसूची 3 में भी शपथ का उल्लेख है, लेकिन यहाँ पर अनुसूची 3 में राष्ट्रपति की पद की शपथ का कोई उल्लेख या प्रावधान
नहीं किया गया है। ध्यान में रखना है, अनुसूची 3 में मंत्रियों की अन्य जो अधिकारी है उनकी शपथ का उल्लेख है, लेकिन राष्ट्रपति पद की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं किया गया, अनुच्छेद 60 में किया गया है, अनुच्छेद 60 में किया गया है। अब शपथ दिलाता कौन है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? तो CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम करते हैं। यदि ये अनुपस्थित है तो जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे यानी कि इनके बाद में सेकंड स्तर पर जो होंगे वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम करेंगे। राष्ट्रपति शपथ किस बात की लेता है? तो राष्ट्रपति शपथ लेता है विधि की सुरक्षा और संविधान के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण तथा भारतीय जनता की सेवा व कल्याण, भारतीय जनता की सेवा व कल्याण की शपथ राष्ट्रपति यहाँ पर लेते हैं। अनुच्छेद 60 में साफ साफ लिखा हुआ है, कहीं पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसी चीज़ आपको नहीं मिलेगी। हम संविधान को पढ़ेंगे, बेयर एक्ट को पढ़ेंगे, तब जाके हमको ये चीज़ पता लगेगी कि यहाँ पर विधि की सुरक्षा की शपथ भी राष्ट्रपति लेता है। ये तीनों बातें तो हमको पता है, लेकिन ये बात सामान्यतः कहीं पर भी नहीं बताई जाती है। ये बेयर एक्ट को हम पढ़ेंगे तो वहीं पर हमको पता लगेगी। तो राष्ट्रपति शपथ किस बात के ले रहा है? विधि की सुरक्षा की, संविधान के परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण तथा भारतीय जनता और उसके कल्याण की शपथ यहाँ पर राष्ट्रपति जी लेते हैं। ठीक है, तो शपथ को लेकर हम यहाँ पर यही देखेंगे। और इसके अतिरिक्त हम देखते हैं अनुच्छेद 56, इसके बाद में अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में क्या है, याद आ रहा है क्या कुछ आपको? आपने कभी कुछ पढ़ा होगा तो आपको याद आ रहा होगा अनुच्छेद 56 में क्या दे रखा है। अनुच्छेद 56 आर्टिकल 56, इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है, पदावधि, राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 56 में। और राष्ट्रपति कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है, लेकिन कब से? चुनाव घोषित होने के बाद में, चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद में, शपथ ग्रहण करने के बाद में, पद ग्रहण करने के बाद में, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान में रखना है अनुच्छेद 56(1), अनुच्छेद 56(1) में साफ साफ लिखा हुआ है कि पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा सामान्यतः शब्द वहाँ पर नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं अपनी ओर से यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि इससे पूर्व भी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। इसके बाद में 56(1) का में लिखा हुआ है कि इससे पूर्व भी राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देकर के अपने पद को रिक्त कर सकते हैं, पद त्याग सकते हैं। उपराष्ट्रपति इस इस्तीफे की सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं और इस बात का प्रावधान मिलता है अनुच्छेद 56(2) में। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देते हैं, त्यागपत्र देते हैं और इस त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं और ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद 56(2) में। इसके बाद में हम देखें 56(1) ख, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? संविधान का अतिक्रमण करने के आधार पर राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा 5 वर्ष से पूर्व भी उसके पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 56(1) ख ये प्रावधान कर रहा है कि राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने के आधार पर 5 वर्ष से पूर्व भी उसके पद से हटाया जा सकता है। यहाँ पर हम देखें संविधान का अतिक्रमण, तो इस शब्द को हमारे संविधान में कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया कि संविधान का अतिक्रमण क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा। लेकिन सामान्यतः हम यहाँ पर ये देखते हैं कि
यदि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार काम नहीं करते हैं, संविधान में जो उनके लिए कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं उन कर्तव्यों का वो निर्वहन नहीं करते हैं संविधान के तहत, तो ये माना जाता है कि राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है, संविधान का उल्लंघन किया है, और इस आधार पर उनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चला करके महाभियोग के द्वारा उनको 5 वर्ष से पूर्व राष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये देखना है। इसके बाद में अनुच्छेद 56 वन ग, ये क्या कहता है? अनुच्छेद 56 वन ग कहता है कि अनुच्छेद 56 वन ग कहता है कि, एक मिनट देखता हूँ, मैं याद नहीं आ रहा है। हाँ, 56 वन ग कह रहा है कि जो राष्ट्रपति अभी अपने पद पर है वो अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। यानी कि अनुच्छेद 56 वन ग प्रावधान कर रहा है कि जो राष्ट्रपति अभी है उसका 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है। 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी वो अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक कि नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। तो यह बातें आपको अनुच्छेद 56 को लेकर के ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बातें आपको आराम से समझ में आएगी, इसी में उम्मीद करता हूँ, और राष्ट्रपति वाला टॉपिक आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 क्या कहता है? अनुच्छेद 62 क्या करें, संसाधन का अभाव है तो डस्टर भी ऐसा ही है, लेकिन पढ़ाई करते समय पर संसाधन नहीं देखे जाते, अपना लक्ष्य देखा जाता है, अपना टारगेट देखा जाता है, अपना सपना देखा जाता है, अपनी मेहनत को देखा जाता है। संसाधन कैसे भी हो, कम हो, छोटे हो, बड़े हो, सब चलेगा, लेकिन हमको हमारा लक्ष्य प्राप्त होना चाहिए, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। संसाधन की कमी को कभी महसूस नहीं करना चाहिए, हमको सिर्फ हमारा लक्ष्य दिखना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं हम यहाँ पर अनुच्छेद 62, आर्टिकल 62। इसमें 2 बातें लिखी हुई, एक तो राष्ट्रपति के चुनाव करवाने की अवधि, ठीक है, और जो राष्ट्रपति के चुनाव करवाने की अवधि और आकस्मिक परिस्थितियों में राष्ट्रपति का जो कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, चुनाव करवाने की अवधि और जो नया राष्ट्रपति आया है उसका कार्यकाल यहाँ पर दिया गया है। तो अनुच्छेद 62 वन कहता है कि जो राष्ट्रपति अभी अपने पद पर है, उनका कार्यकाल पूरा हो, उससे पूर्व आप नए राष्ट्रपति का चुनाव करवा लो। अनुच्छेद 62 वन कहता है कि जो राष्ट्रपति अभी अपने पद पर है, उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, उनका कार्यकाल पूरा हो इससे पहले आप नए राष्ट्रपति का चुनाव करवा लो। ठीक है, दूसरा अनुच्छेद 62 क्लोज 2 कहता है कि पद त्याग देने के कारण, पद से हटा देने के कारण या मृत्यु हो जाने के कारण, पद त्याग देने के कारण, हटा देने के कारण, मृत्यु हो जाने के कारण यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ है तो यथाशीघ्र और हर हाल में आपको 6 माह में नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना होगा। अनुच्छेद 62 क्लोज 2 इस बात का प्रावधान करता है कि पद त्याग देने के कारण, महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटा दिए जाने के कारण या उसकी मृत्यु हो गई है इस कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव आप यथाशीघ्र हो सके 1 महीने में, 10 दिन में, 5 दिन में करवाओ, या फिर आपको 6 माह के भीतर आपको नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना होगा। यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है, यहाँ पर जो नया राष्ट्रपति आ रहा है वो पूरे 5 वर्ष के लिए होगा, ना कि अधूरे कार्यकाल के लिए। और नोट करके हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अमेरिका में जो नया राष्ट्रपति आता है,
अमेरिका में जो नया राष्ट्रपति आता है वो शेष अवधि के लिए आता है, ना कि पूरे कार्यकाल के लिए, जबकि भारत में पूरे कार्यकाल के लिए आता है नया राष्ट्रपति। ठीक है, तो यहाँ पर 62 को लेकर दो बातें आपको ध्यान में रखना है। पहला कह रहा है आपको कि आप जो नया राष्ट्रपति है उसका चुनाव वर्तमान राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा हो उससे पहले करवा लो। 62 कह रहा है कि इन कारणों से उनका पद रिक्त हुआ है तो आप यथाशीघ्र और 6 माह के भीतर भीतर तो अनिवार्य रूप से नए राष्ट्रपति का चुनाव करवा लो। और ये जो नए राष्ट्रपति होगा वो पूरे 5 वर्ष के लिए होगा, ना कि शेष समय के लिए। ये 62 क्लॉज 2 कह रहा है। और अमेरिका में शेष अवधि के लिए ही आता है, पूरे 5 साल के लिए या फिर 4 साल के लिए होता है वहाँ पर, तो 4 साल के लिए नहीं आता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 62 को लेकर ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब हम देखते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 क्या कहता है? आज हम देख लेंगे यहाँ पर अनुच्छेद 239 ए तक। यहाँ पर बहुत बढ़िया जानकारी आपको मिलने वाली है। अनुच्छेद 65 आर्टिकल 65, आर्टिकल 65 ये क्या कह रहा है? एक मिनट। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति पद की रिक्ति के दौरान, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया हो या फिर राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, ऐसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। ये कौन कह रहा है? अनुच्छेद 65। यहाँ पर ये बात लिखी हुई है। अनुच्छेद 65 क्लॉज 1 कहता है कि यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु या हटा देने के कारण या त्याग पत्र देने के कारण रिक्त हुआ है तो उपराष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह ही कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमने देखा है कि राष्ट्रपति चुनाव आपको इस कंडीशन में हर हाल में 6 माह में करवाना होगा। तो यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं वो 6 माह ही कर पाते हैं इस कंडीशन में। 65(1) में। इसके बाद में देखते हैं हम 65(2), अनुच्छेद 65(2) ये क्या कहता है? अनुच्छेद 65(2) कहता है कि राष्ट्रपति अनुपस्थित है या फिर बीमार है या फिर अन्य किसी कारण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे उपराष्ट्रपति। और कब तक करेंगे? जब तक कि वो राष्ट्रपति जो अपने पद पर है वो पुनः अपने कार्य को नहीं संभाल लेते, तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। इस कंडीशन में वो 6 माह या 6 माह से अधिक समय के लिए भी राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में नहीं कर सकते। ये बात आपको 65(1) और 65(2) के संबंध में ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं अनुच्छेद 65(3). तो अनुच्छेद 65(3) क्या कहता है कि यहाँ पर उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है इन दोनों कंडीशन में उसको वही वेतन, वही सुविधाएं, वही शक्तियाँ प्राप्त होगी जो कि नियमित राष्ट्रपति को प्राप्त हो रहे हैं। अनुच्छेद 65(3) इस बात का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेदों को लेकर आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। मैं कोई फालतू की इधर उधर की बात नहीं करने वाला, पढ़ाई को लेकर ही मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। बाकी ज़्यादा इधर उधर की हंसी मजाक करना मेरे को बहुत कम आता है और ख़ास तौर पर मैं क्लास के टाइम में या फिर पढ़ाते समय कभी भी ऐसी बातें नहीं करता हूँ हंसी मजाक वाली। मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने टॉपिक पर होता है, अपनी पढ़ाई पर होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है ये सब चीज़ें। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 65 को होने के बाद में अनुच्छेद 70। बहुत अच्छी बात है इसके अंदर। अनुच्छेद 70 में क्या लिखा हुआ है? अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। ऐसी कौन सी आकस्मिकता आ सकती है, ऐसी कौन सी कंडीशन आ सकती है? तो यहाँ हम देखते हैं कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो
तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, ये हमने देखा है। लेकिन ये दोनों ही पद रिक्त हो तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करे? इस संबंध में संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया था, क्योंकि संविधान में तो लिख दिया गया कि इसका राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन कर लेंगे। लेकिन एक समय 1969 में ऐसा भी आया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो गया। उस समय पर फिर हमारी शासन व्यवस्था को ये चिंता हुई कि अब राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करे। तो यहाँ पर अनुच्छेद 70 में लिखा हुआ था कि यदि ऐसी कंडीशन हो जाती है कि दोनों ही पद रिक्त हो जाए तो ऐसी कंडीशन में संसद को अधिकार होगा कि वो इस संबंध में नियम बनाए और अन्य व्यक्ति को राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन करने का अधिकार प्रदान कर दे। तो इसी संबंध में हमारी संसद ने एक नियम बनाया, राष्ट्रपति कर्तव्य निर्वहन अधिनियम 1969। राष्ट्रपति कर्तव्य निर्वहन अधिनियम 1969। और इसमें प्रावधान कर दिया गया कि ऐसी कंडीशन हो जाए कि दोनों पद रिक्त हो, उस समय पर CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा लिख दिया गया, अनुच्छेद में नहीं है। अनुच्छेद राष्ट्रपति कर्तव्य निर्वहन अधिनियम 1969 के तहत CJI राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। और ये एक नियम बनाया किसने? संसद ने, अनुच्छेद 70 के तहत। तो अनुच्छेद 70 में हमको यही बात ध्यान में रखनी है। इसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 61, 70, 61। ये सारी बातें होने के बाद में अब नंबर आएगा यहाँ पर 61 का। 61 क्या कहता है, पता है क्या आपको? 61 क्या कहता है? अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 56 में हमने एक बात देखी है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल समाप्त हो इससे पूर्व भी महाभियोग के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। ऐसी बात लिखी हुई है अनुच्छेद 56 में। लेकिन यहाँ पर अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार से महाभियोग की प्रक्रिया होगी। आर्टिकल 61 महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति के विरुद्ध हम महाभियोग की प्रक्रिया कैसे चलाएं? इस महाभियोग शब्द को हम प्राभियोग के नाम से भी जानते हैं। ये बात आपके लिए नहीं हो सकती है कि महाभियोग को प्राभियोग भी कहते हैं। महाभियोग लाने का आधार हमने देख लिया, वहाँ पर क्या? संविधान का अतिक्रमण, यानी कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा काम नहीं करना। महाभियोग जो है, महाभियोग संबंधी प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। लोकसभा में लाना है, राज्यसभा में लाना है तो इसकी कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों के उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होने चाहिए, यानी कि 1/4 सदस्यों की सहमति होना यहाँ पर अनिवार्य है। यदि 1/4 सदस्य यहाँ पर अपनी सहमति प्रदान करते हैं तो राष्ट्रपति के विरुद्ध ये महाभियोग संबंधी प्रस्ताव लाया जा सकता है। यहाँ भी ला सकते हैं लोकसभा में और राज्यसभा में भी ला सकते हैं। यहाँ पर लाने के बाद में जैसे यहाँ पर लाए 1/4 सदस्यों के द्वारा, तो ये यहाँ से उस प्रस्ताव को 2/3 से पास करेगा, उसके बाद में यहाँ पर आएगा, यहाँ से पास होने के बाद में यहाँ पर आएगा और फिर ये सदन उसकी या तो जांच करेगा या फिर दूसरे से करवाएगा। खुद भी कर सकता है जांच, दूसरे किसी संस्था से, न्यायपालिका से या अन्य किसी प्राधिकरण से, अन्य किसी संस्था से करवा सकता है। राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। महाभियोग संबंधी प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जिस सदन में ला रहे हैं उस सदन के कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्य उस प्रस्ताव से सहमत होने चाहिए। उस प्रस्ताव को स्वीकार करना अस्वीकार करना संबंधित सदन के जो अध्यक्ष सभापति होते हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। यदि वो उसको स्वीकार कर लेते हैं तो वो पहले वाले सदन से वो प्रस्ताव 2/3 से पास करना होगा। 2/3 से पास करने के बाद में दूसरे सदन में आएगा। दूसरा सदन उस प्रस्ताव में राष्ट्रपति के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच करेगा या फिर अन्य किसी संस्था से या न्यायपालिका से करवा
सकता है। यहाँ पर साफ साफ ये बात अनुच्छेद 61 में लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर जांच हो रही है, इस दौरान यहाँ पर जांच होनी है, बहस होनी है, उसके 14 दिन पूर्व आपको लिखित में, कम से कम 14 दिन पूर्व आपको लिखित में राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। राष्ट्रपति यहाँ जांच के दौरान अपना पक्ष रख सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं स्वयं उपस्थित होकर या फिर अपने किसी प्रतिनिधि को भेजकर। स्वयं भी आ सकते हैं, अपने किसी प्रतिनिधि को, किसी एडवोकेट को भी भेज सकते हैं। ध्यान में रखना है, यहाँ पर महान्यायवादी जो होता है 76 के अंदर, 76 के अंदर जो महान्यायवादी होता है, वो महान्यायवादी यहाँ पर राष्ट्रपति का पक्ष रखने के लिए नहीं आ सकते, क्योंकि वो भारत सरकार के एक अधिकारी के रूप में काम करते हैं। और यहाँ पर केस सुनवाई जो चल रही है वो भारत सरकार के खिलाफ ही जा रही है, तो वो भारत सरकार के खिलाफ में बोल नहीं सकता। इस कारण से यहाँ पर महान्यायवादी राष्ट्रपति का पक्ष रखने के लिए नहीं आ सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, यहाँ से बहस होने के बाद में, जांच होने के बाद में, यदि ये सदन भी 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को स्वीकार कर देता है, पारित कर देता है, तो राष्ट्रपति को अपना पद 5 वर्ष से पूर्व त्यागना होगा, त्यागना होगा। ये बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। महाभियोग प्रक्रिया इस प्रकार से यहाँ पर संपन्न होती है। कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है कि महाभियोग प्रक्रिया के संबंध में संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। संसद की संयुक्त बैठक यहाँ पर नहीं बुलाई जा सकती, यानी कि महाभियोग संबंधी प्रस्ताव दोनों सदनों से पारित होना अनिवार्य है। इसके अलावा महाभियोग प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को सब शक्तियाँ प्राप्त होती है, और इस दौरान राष्ट्रपति ने जो भी कार्य किया है, महाभियोग प्रक्रिया चल रही है, वो अपने पद पर है, और जो भी कार्य उन्होंने किया इस दौरान वो सब कार्य वैध होंगे, सब शक्तियाँ उनको प्राप्त होगी। इसके बाद में ये भी ध्यान में रखना है कि महाभियोग प्रक्रिया के बाद में या फिर महाभियोग प्रक्रिया से हटाया गया राष्ट्रपति हमारे यहाँ पर पुनः चुनाव लड़ सकता है। संवैधानिक तौर पर उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि वो लड़ता नहीं है, क्योंकि महाभियोग के द्वारा हटाना किसी राष्ट्रपति को बहुत बड़ी बात हो जाती है, वो वहाँ पर लड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी वो संवैधानिक तौर पर हम देखें तो चुनाव लड़ सकता है। महाभियोग प्रक्रिया के संबंध में आपको ये सब बातें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ठीक है, और इस महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के जो सदस्य होते हैं, निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं। महाभियोग प्रक्रिया में निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन ध्यान में रखना है राज्य विधानमंडलों के यानी कि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिया था, वो सदस्य राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। यानी कि एमएलए राष्ट्रपति के विरुद्ध चलाए जा रहे महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। एक प्रसिद्ध कथन में यहाँ पर बता दूं, हमारे संविधान सभा के एक सदस्य थे केटी शाह ने कहा था कि ये जो महाभियोग की प्रक्रिया संबंधी प्रस्ताव है वो सर्वप्रथम लोकसभा में लाया जाना चाहिए, लेकिन इनके प्रस्ताव को संविधान सभा ने अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है, जिसको हमने यहाँ पर देखा है। अब हम देखते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 77, बहुत छोटा अनुच्छेद है 77, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और ये वीडियो शायद जल्दी समाप्त हो जाएगा। 77 इसमें बड़ा है, बस थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा नहीं है, फिर ये हो जाएगा आपका। इसमें राष्ट्रपति टॉपिक काफ़ी कवर हो जाएगा, और 2-3 वीडियो और बनेंगे, उसमें राष्ट्रपति पूरा हो जाएगा। फिर नोट्स के द्वारा मैं आपको यहाँ पर पूरा बता दूंगा। अनुच्छेद 61 हो गया। 77 आर्टिकल 61 कहता है कि आर्टिकल 77 कहता है कि भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। हालांकि करती मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री
के नाम से वो काम नहीं होते हैं, वो काम होते हैं राष्ट्रपति के नाम से। कोई संधि हो रहा है, कोई समझौता हो रहा है किसी देश के साथ में, तो वो सब राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, ना कि प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य के नाम पर। तो अनुच्छेद 77 इस बात का प्रावधान करता है। इसके बाद में हम देखें अनुच्छेद 75 और 78। अनुच्छेद 75 कहता है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। लोकसभा में जो बहुमत दल प्राप्त कर नेता है उस व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। और यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति स्वयं के विवेक के अनुसार किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पार्टी के सदस्य को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं और उसको एक तय समय में लोकसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं आर्टिकल 78। इसमें प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है, किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। प्रधानमंत्री के संबंध ये बताता है अनुच्छेद 78। प्रधानमंत्री के कर्तव्य दिए गए हैं इसमें। राष्ट्रपति प्रति क्या कर्तव्य है? प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि शासन से संबंधित जो भी सूचना है, जो भी कार्य हो रहे हैं, उन सब की सूचना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को दे। प्रथम कर्तव्य प्रधानमंत्री का बनता है। यदि प्रधानमंत्री को सूचना राष्ट्रपति को नहीं देते हैं तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है अनुच्छेद 78 के तहत कि वो शासन से संबंधित सारी सूचनाएं मांग सके किससे? प्रधानमंत्री से। और प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो ये सूचना तुरंत राष्ट्रपति को प्राप्त करवाए, उपलब्ध करवाए। ठीक है। इसके बाद में तीसरी बात इसमें लिखी हुई है कि किसी विषय पर यदि एक मंत्री ने कोई डिसीजन कर लिया है और राष्ट्रपति को यह ज्ञात होता है कि उस विषय पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद ने चर्चा नहीं की है, तो प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति कह सकते हैं कि आप इस विषय पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद में चर्चा करवाइए। ये अनुच्छेद 78 तीन बातें प्रावधान करता है, तीन बातों का प्रावधान करता है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 338, 338A और 338B। 338 ये क्या कहता है? ये कहता है कि एससी आयोग। और 338A एसटी आयोग और 338B ओबीसी आयोग। ये जो तीनों आयोग है इनके अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये आपको ध्यान में यहाँ पर रखना है। लिखा हुआ समझ में नहीं आएगा लेकिन मैं बोल रहा हूँ। अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जाति जो आयोग बनेगा उसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। 338A के तहत एसटी आयोग जो बनेगा उसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद 338B के तहत जो ओबीसी आयोग बनेगा उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। ये तीनों अनुच्छेद हमारे यहाँ पर हो गए। इसके बाद में 339, 340 और 340। 339 यहाँ पर राष्ट्रपति एससी और एसटी आयोग का गठन करेंगे। संयुक्त रूप से एससी एसटी आयोग का गठन करेंगे संविधान लागू होने के 10 वर्ष बाद अनिवार्य रूप से। यह 10 वर्षों के अंदर अंदर उनको एससी एसटी आयोग का गठन करना होगा। और 340 में दिया गया है कि राष्ट्रपति ओबीसी आयोग का गठन करेंगे। ठीक है। अनुच्छेद 339 और 340 को यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसके बाद में 341 और 342। अनुच्छेद 341 कहता है कि राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर सकते हैं भारत के स्तर पर। यही बात राज्य में लागू होती है तो राज्य में ये बात राज्यपाल की सिफारिश पर लागू होगी। राज्यपाल सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति को कि इस जाति को ऐसे समुदाय में शामिल करना है, तो फिर राष्ट्रपति उस संबंध में अपना आदेश जारी करेंगे और फिर वो जाति ऐसी समुदाय में शामिल हो जाएगी। यही प्रावधान अनुच्छेद 342 में कि किसी भी जाति को राष्ट्रपति आदेश जारी करके अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी वर्ग में शामिल कर सकते हैं और राज्य में भी वही राज्यपाल की सिफारिश पर ये काम होगा। तो यहाँ पर हमने देखा है राष्ट्रपति संबंधित सारे अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़े अनुच्छेद हमने यहाँ पर देख लिए और वीडियो भी शायद काफ़ी बड़ा ये हो गया होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने राष्ट्रपति को बहुत अच्छे से आपके सामने डिस्कस किया है
और इससे पहले वाला एक वीडियो आप देखेंगे तो उस वीडियो में मैंने राष्ट्रपति संबंधित जो सारे अनुच्छेद है उन सारे अनुच्छेदों की चर्चा वहाँ पर मैंने कर ली है। और यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर राष्ट्रपति पूरा यहाँ पर करवा चुका हूँ। इसके 2 या 3 वीडियो और बनेंगे, उसमें हम राष्ट्रपति को पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, समझ में आया नहीं आया, वो सब बातें आप मेरे को कमेंट करके बताएं, ताकि मेरे को ये पता लग सके कि वास्तव में मेरे द्वारा जो मेहनत की गई वो मेहनत सार्थक साबित हुई या नहीं। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। और ये वीडियो किसी प्रकार का एग्ज़ाम हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उन सब में जहाँ पर भी संविधान संबंधित क्वेश्चन आते हैं, राष्ट्रपति टॉपिक है वहाँ पर उन सब के लिए ये उपयोगी होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं रोकते हैं और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, तो समाप्त करते हैं यहीं पर। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।